स्टाइल दैट वी हैव टू फॉलो। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लोगों को मरीज कहते नहीं हैं। ये कंडीशन है, इट्स अ कंडीशन। सो आई स्टैंड करेक्टेड, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। एंड इसके साथ साथ अगर हम अपनी लेवल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करें, एक्सरसाइज करें, अपनी टाइम पे इंसुलिन लें, शुगर प्रॉपर्ली चेक करें, वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। जस्ट लाइक वी कीप ऑन होल्डिंग सच एक्टिविटीज़, और मैंने खुद अपनी लाइफ में करके दिखाया। नाउ आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स who are trying to do the same. We are just trying to show that if we have proper education and if we have proper treatment, तो उसके साथ कुछ भी करना पॉसिबल है। डायबिटीज कांट स्टॉप यू। मेडिकल कंडीशन को अपना रीजन ना बना लें। आई हर्ड दैट यू गाइज, जस्ट टू रेज एंड रीइटरेट दिस पॉइंट, आप लोग 15-16 लोग चढ़ना आइलैंड गए, आपने डाइविंग की, स्कूबा डाइविंग की वहाँ पे? बिल्कुल, हम लोगों ने पहले तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कि क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं, और बिल्कुल हमें ये सारा लिटरेचर मिला जिसमें हमें ये पता चला कि हम कर सकते हैं। तो हमने, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन सबको टाइप 1 डायबिटीज़ है। हमने ये चैलेंज थ्रो किया एंड एवरीबडी एक्सेप्टेड इट डेयरली, और फिर हम सब जो है वहाँ पे गए, और वहाँ पे हमने 1:1 का रेशो रखा कि जितने हमारे साथ टाइप 1 है उतने ही नॉर्मल हो, ताकि हम ये दिखा सके दुनिया को कि जो एक इंसान उसके कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जिसको अगर ये कंडीशन नहीं भी है, उसका स्टेमिना, उसका एक जिंदगी की तरफ एक भरपूर अंदाज, एंड पीपल विद द कंडीशन। सो व्हाट वर द फाइंडिंग्स? यू ऑल हैड अ वंडरफुल टाइम। अगर तस्वीरें हमारे पास, तो हम तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। शरना आइलैंड्स ये लोग गए, और ये 15-16 लोग थे। और सबसे अहम बात जो यहाँ पे हम स्ट्रेस करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी हर सिचुएशन के लिए आपके पास सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं। सना, it has a big presence on Facebook, on social media. We have a social media support group. एक तो हमारा Facebook page है मीठी ज़िंदगी के नाम से। Other than that, we also have closed groups specifically for people with diabetes, ताकि वो उस पर आ सकें। देखें, हमारा जो बहुत बड़ा ये होता है कि इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट लाइक कि आपने दवाई ले ली और ख़त्म हो गया। सो हमारे फेसबुक के ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे, वी आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एम्पावरिंग द पीपल हु आर कनेक्टेड विद अस। हम उन्हें सिखाते हैं, उनके डे टू डे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मीठी ज़िंदगी कर रही है, दे आर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस कि बचपन में आप कुछ सिम्टम्स की तरफ नज़र रखें। और आई हैव जस्ट बीन टोल्ड कि 4 कॉमन सिम्टम्स है बच्चों की तरफ आप देखें। अगर उनका वज़न तेज़ी से गिर रहा है, सिवाय इसके बजाय इसके भी कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, उनकी डाइट बिल्कुल प्रॉपर है, प्यास उनको बहुत ज़्यादा लग रही है, और इसके अलावा क्या फोर्थ सिम्टम? वॉशरूम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अगर पानी, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वॉशरूम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, खाना भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसके बावजूद वज़न घट रहा है, सो यू मस्ट डेफिनेटली गेट योर सेल्फ चेक। लेकिन सना, आई वांट टू रेज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्टली लिंक्ड है कि हमारे यहाँ बच्चों की डाइट में हम जानते ना जानते बहुत ज़्यादा शुगर क्रीप इन की हुई है। सो यू आर अ टाइप 1 डायबिटिक योरसेल्फ, आपके बच्चे भी हैं, तो हाउ हैज़ दैट चेंज्ड योर ओरिएंटेशन? क्या अब आप हम जैसे बच्चों को कोई भी चीज़ दें, आप कुकीज़, बिस्किट्स, जेलीज, कोलाज, एवरीथिंग हैज़ सो मच शुगर, हाउ डू यू टेक देम अवे? एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा शुगर खाने की वजह से नहीं होती। ये वो डायबिटीज़ है जो बड़ी एज में होती है, दैट समटाइम्स हैपन्स बिकॉज ऑफ ईटिंग टू मच शुगर और बीइंग ओवरवेट। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम सब के सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एक बैलेंस डाइट खाएं। दैट डज नॉट मीन कि आपने शुगर्स को ज़ीरो कर देना है, बट दैट डज मीन कि उस प्लेट के अंदर हर हेल्दी चीज़ मौजूद होनी चाहिए इन द राइट अमाउंट, एंड दैट इज़ व्हाट वी टीच किड्स एज वेल। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, चैरिटी स्कूल्स में जाते हैं, पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे पिंडी इस्लामाबाद के स्कूल्स एसोसिएटेड हैं। वी कैरी आउट प्रोग्राम्स देयर जिसमें हम यही अवेयरनेस दे रहे हैं। एंड इसके साथ साथ हमारे पास जो टाइप 1 रजिस्टर होता जाता है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, उसको हम इंसुलिन की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे अपने डॉक्टर्स जाकर उनको चेक करते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, एंड देन वी प्रोवाइड देम गाइडलाइंस ऑन अ continuous basis. Okay. Any last message? Because unfortunately आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे चले गए, हमारे पास वक्त बहुत कम था। कोई एक सवाल, एक तो मैं लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ चेक आउट देयर पेज इफ़ यू कैन सपोर्ट देम एनी वे। अगर आप खुद टाइप 1 डायबिटिक हैं तो आप इनके क्लोज ग्रुप को भी ज्वाइन करें। दैट इज़ द आपका एक तरह से सपोर्ट ग्रुप बन जाता है। लेकिन कोई ख़ास बात जो आप व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहें एंड दे शुड रिमेंबर? Yes, अगर तो आपको डायबिटीज़ है एंड यू वांट टू बी सपोर्टेड इन अ रेगुलर मैनर, लाइक सिर्फ ये नहीं कि आपको दवाई बता दी, आपको लाइफस्टाइल अपना एडजस्ट करना है, उसके लिए यू वांट टू बी सपोर्टेड, तो डू जॉइन अस।
अगर आप कोई स्कूल हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग आपको आके आपके बच्चों को एजुकेट करें इस बारे में, या आप किसी ऐसे टाइप 1 को जानते हैं जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ रीच आउट टू अस, वी वुड love to and help you want you. to talk to, मैं पर्सनली आपके तवज्जुद से अनम सना कहना चाहूँगी कि हम रेस्टोरेंट्स में अगर जाएं, मुझे बड़ा बुरा लगता है, आप बुफे में जाके देखें पूरा डिज़र्ट बार होगा, या तो फ्रूट्स रखें या एक कोई डिश आप कह देते हैं ये शुगर फ्री है. सो मे बी मोर सपोर्ट अवेलेबल इन मेन्यूज़, यानी प्लीज़ होटल्स के रेस्टोरेंट्स के जो मेन्यूज़ हैं उसमें आप ऑप्शंस लोगों को दें. You want to stress on that? ऐसा ही है, सिर्फ ये नहीं, आप जिस तरह एयरपोर्ट्स पे आपके लाउंजेस में शुगर फ्री ऑप्शंस या हेल्दी ऑप्शंस मौजूद होनी चाहिए. एवरीवेयर वी शुड हैव हेल्दी ऑप्शंस. घरों में चलें, रेस्टोरेंट आप कभी कभी जाते हैं, घरों में मदर्स नीड टू इंश्योर कि वो बचपन से अपने बच्चों को हेल्दी ईटिंग की आदत डालें. और देखिए बच्चे को मीठा खाने का बहुत शौक होता है ना. हैव यू नोटिस कि आई हैव अ नेफ्यू और नीस, और मैं देखती हूँ कि बच्चों को सिर्फ मीठी चीज़ें पसंद आती हैं, उनको खाना खिलाते हुए भी मुश्किल हो रही है. तो हम कहते हैं कि चलो एटलीस्ट खा तो रहा है, लेकिन आप जो गाइडलाइंस बच्चों को देते हैं उनको किस तरह आप कहते हैं कि have your vegetables as well? There is no specific diabetes diet. A balanced diet is for everyone. तो अगर आपको type 1 है और आपके साथ किसी को नहीं है, तो both can share same plates. You just need to see कि क्या content है, क्या nutritional values हैं उस चीज़ों की. And the last message I would like to say is कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत मीठी है. Diabetes को इसकी मिठास कम करने की इजाज़त ना. अच्छा, आई हैव अ स्लाइटली पर्सनल क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड दिस अप. यानी आपने कहा कि जैसे लोगों में अभी भी ये शऊर नहीं है, एक तरह से हम स्टिग्मेटाइज करते हैं इन मेडिकल कंडीशंस को. तो माशाल्लाह यू गॉट डायग्नोज्ड एट अ माशाल्लाह तो नहीं लाइक यंगर एज में, बट नाउ माशाल्लाह यू मैरिड, यू हैव योर लाइफ. तो लोगों का ये परसेप्शन, यानी व्हेन यू वर गेटिंग मैरिड, आपके स्पाउस को, आपके ससुराल को पता होगा, तो कोई रिएक्शंस, कोई इस तरह की बात अगर आप शेयर करना चाहें. देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो. इफ़ यू कैन एक्चुअली मैनेज योरसेल्फ, लोग आपको बिलीव करना शुरू हो जाते हैं. सो आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय कंडीशन एंड आई टोल्ड देम दैट ओके आई कैन मैनेज इट. किसी की लाइफ मेरी इस कंडीशन की वजह से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. लेकिन कभी आप कोई इस तरह का रिएक्शन मिला था बिफोर? बिल्कुल रिएक्शंस मिलते हैं, बट आई डू थिंक कि अगर आप खुद एम्पावर्ड हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो सब कुछ कर लेना पॉसिबल है. Anam, you want to add to that? Yes, definitely. We do stigmatize it, but again, I would say कि सना जो कह रही हैं कि अगर आप खुद अपने आप को प्रूव करो, इफ़ यू शो अप योरसेल्फ कि आप कर सकते हो, तो एवरीवन स्टार्ट बिलीविंग यू. थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच अनम. और तमाम हमारे व्यूअर्स को अपने जहनों को थोड़ा खोलें. ये मेडिकल कंडीशंस हैं, दे आर नॉट डिजीजेस. ये इसको हमने मर्ज की तरह इसलिए कह दें क्योंकि इसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, या ओल्डर लोगों से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन अगर आपको कम उम्री में ये मेडिकल कंडीशन हो जाती है, तो आजकल जो हेल्थ केयर अवेलेबल है, आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस से, हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑप्शन से आप उसको मैनेज कर सकते हैं. तो प्लीज़ गिव सपोर्ट टू पीपल एंड हैव एन ओपन माइंड टूवर्ड्स थिंग्स. थैंक यू वंस अगेन. और इसी के साथ बढ़ते एक ब्रेक की तरफ. विल बी राइट बैक. स्टे विद अस ऑन आज पाकिस्तान. है, उसके लिए आपको ना मेहनत करनी पड़ती है, बस एक वक्त आता है और अचानक से चीज़ें आसान हो जाती हैं. तभी बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे. ये एक बड़ी अहम दुआ हुआ करती है. लेकिन इसी तरह अगर अब सोशल मीडिया की तरफ देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ देखें, मईशत की तरफ देखें, हमें तो जी हर तरफ ही ज़रूरत है कि आसानियाँ पैदा हों. और ख़ास तौर पर जब बात की जा रही है आज के अहम इशू यानी साउथ पंजाब के सूबा बनने के इशू के हवाले से, कभी कभार जिस तरह चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे उसमें बहुत सारी खामियां हों, बहुत सारी मुश्किलात हों, हमें उसकी आदत हो जाती है और तब्दीली लाने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. एक ऐसी बात जो मेरे ख्याल में तकरीबन हर जमात के मैनिफेस्टो में मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये बात की, PTI की पूरी सियासत और उसके मंशूर में भी ये शामिल है कि साउथ पंजाब को एक अलग सूबा बनना चाहिए. तो यही वादा पूरा करते हुए हमने देखा कि 22 अक्टूबर को ऐलान किया गया चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की तरफ से. उन्होंने कहा कि जी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जा रही है जो इस पूरे अमल पे डिलिबरेट करेगी, देखेगी कि इसको आगे बढ़ना कैसे है. 12 रुकनी ये टीम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है. लेकिन इसकी क्या शराइत होंगी, क्या इसके सामने अभी मराहिल मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे. और हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान डार ये बात करने के लिए. लेकिन अभी हमें बढ़ना पड़ रहा है एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, उस्मान डार साहब से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इस मरहले में दुश्वारियाँ और मुश्किलात हैं या
नहीं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं ट्विटर पे देख रही थी, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस सिटीजन्स पोर्टल, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात कही है कि मैं लोगों से राब्ते में रहूँगा, लोगों की आवाज़ सुनूंगा और जवाबदेही का जो अमल है, अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने कहा कि जी एहतसाब शुरू करें तो सबसे पहले मुझसे शुरू करें। आई थिंक दिस इज़ अ मार्क ऑफ अ ट्रू लीडर कि हम जब कहते हैं कि जी कहने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आई थिंक दिस पोर्टल विल गो अ लॉन्ग वे। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इसमें मुख्तलिफ मसाइल को क्लब किया गया है, तो एक एंड ऑफ द डे जब आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी शिकायत क्या हैं, किन इश्यूज़ को लेके वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और क्या एक रिपीट पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि मुश्किलात कहाँ हैं और किस तरह उसको हल किया जा सकता है। आई थिंक एक इनोवेटिव तरीका है मसाइल को सुनने और समझने का, लेकिन उसके लिए भी बुर्दबारी ज़रूरी है। आई थिंक कुछ ना कुछ बीच में इस तरह के भी मेरे ख्याल में फ़िल्टर्स रखने पड़ेंगे कि रोबोटिक्स हैं, कोई गलत ख़बरें या फिर फेक रिपोर्ट्स को किस तरह फ़िल्टर आउट करेंगे सो दैट द पोर्टल वर्क्स रियली वेल। ये हम जानने की कोशिश करेंगे किसी वन ऑफ द पीपल हु प्रोबेबली हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन डिज़ाइनिंग इट। लेकिन अभी बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, इट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, और यकीनन लोगों के जो मसाइल आज साल 2018 में हैं उनका हल भी इसी सेटअप ने निकालना है। लेकिन कई मसले कुछ ऐसे देरीना होते हैं कि उनके लिए दोबारा से बातचीत करना, उसमें इतनी फ्रिटर हो चुके होते हैं स्टेक होल्डर्स कि उनको एक पेज पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो वादे किए गए उसको भरपूर कोशिश कर रहा है ये प्रेजेंट सेटअप निभाने की, और यकीनन उसमें एक पहला कदम लिया गया है साउथ पंजाब के नए सूबे बनने के हवाले से। ये एक ऐसा प्रॉमिस है जिस पे पीटीआई हमेशा से कायम रही है, ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी रहा है कि वो सूबे या वो कम्युनिटीज़ जो अंडर सर्व्ड हैं या जहाँ पे एहसास महरूमी सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इक्वल वसाइल नहीं है, उसका कुछ मदावा किया जाए। और इसी हवाले से हमने देखा कि 22 अक्टूबर को सीएम पंजाब ने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को तश्कील दिया है। इसके क्या खदोखाल होंगे, क्या इनके सामने चैलेंजेस मौजूद हैं, इस पर हम बात करना चाहेंगे। एंड हाउ बिग ऑन द एजेंडा इज़ रियली साउथ पंजाब, किस तरह ये अमल में आएगा, इस पर हमने सोचा कि हम ज़रूर बात करें। और आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, पीटीआई के सेंट्रल पीटीआई की अगर बात की जाए तो उसमें एक बहुत अहम रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीम उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। चीफ मिनिस्टर ने ये जो कदम उठाया है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो तश्कील दी गई है, हाउ बिग इज इट ऑन पीटीआई's एजेंडा, और आपका इस पर रद्द अमल क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने साउथ पंजाब के अवाम से वादा किया था, और सिदरा आपको पता ही होगा कि इलेक्शन से पहले हमने अपना बल्कि कहा था कि जी एक अलग सूबा बनना चाहिए, और उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और अपोजिशन की तरफ से तो बाकायदा हमें कहा जा रहा था जी कि देखिएगा कि ये साउथ पंजाब के हवाले से कोई काम नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है, और अब पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन है उसको भी हमारा साथ देना चाहिए। और साउथ पंजाब के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तो बहुत बढ़ चढ़ के आपको याद होगा नारे लगाते थे। तो अब साउथ पंजाब के लोग देखेंगे कि किसने सूबा बनाने के लिए इसको वाकई ही एक हकीकी बल्कि सियासी नारा नहीं, एक इसे हकीकत का रूप देने के लिए एक टास्क फोर्स का क़याम किया गया है। उस्मान, क्या कहेंगे कि आपने जिस तरह खुद भी इशारा दिया कि इस मामले के हवाले से भी नारे बहुत लगते रहे हैं, सियासत होती रही है, लेकिन तौर पे हमने देखा कि इस पे काम नहीं होता था। आज जब आप इसको फाइनली फ्लोर पे लेके आए हैं और इसके हवाले से एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी है, तो क्या तजवीज़ात क्या पेश की जाएंगी और ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि अपोजिशन की तरफ से कोई इसके खिलाफ तनकीद होगी या हर्डल्स क्रिएट किए जाएंगे?
देखिए सिद्रा, कोई भी रद्द-ए-अमल हो चाहे अपोजिशन की तरफ से, हम समझते हैं कि साउथ पंजाब को पाँव पे खड़ा करने के लिए अगर आपका कभी विज़िट हुआ हो साउथ पंजाब, मैं तो गया हूँ 2-3 दफ़ा और मैंने देखा है, और यकीन मानिए लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल बैकवर्ड एरिया, और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे कम से कम खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये जो सूबे का मामला है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो भी साउथ पंजाब साइड से लिए ताकि उस इलाके की जो एक महरूमियों का अजाला किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अब इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए और वक्त आ गया है कि हमें साउथ पंजाब सूबे के लिए अमली इक़दामात जो करने की ज़रूरत है उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उस्मान साहब, आप इन्हीं अमली मामलात की तरफ आ जाते हैं। मेरे ख्याल में तमाम ही लोगों ने इस एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनना एक खुशाइन कदम के तौर पे इसकम किया है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस काउंसिल के सामने कोई टाइमलाइन नहीं रखी गई, कोई इसके TORs डिफाइंड नहीं है, तो ये इस कमेटी को तश्कील देने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, ये तो भी बड़ी एक इनिशिएटिव हमने कदम उठाया है, और जैसे ही ये जो कमेटी है ये अपनी अपनी सिफारिशात जैसे ही सामने रखती हैं और उसकी रोशनी में, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस पर बाकायदा डिबेट होगी पंजाब असम्बली में भी, और अगर अपोजिशन को या किसी भी सियासी जमात को या किसी भी शख्स को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसके वो तहफ़्फ़ुज़ात सुने भी जाएंगे और कोशिश भी होगी कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। लेकिन जहाँ तक साउथ पंजाब सूबे की बात है, तमाम जमातों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, PMLN वालों ने भी अपने दौरे हुकूमत में साउथ पंजाब के अवाम से वादा किया, एक सियासी बयानिया कह सकते हैं कि जी इसको सूबा बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया ये दोनों जमातें आगे बढ़ें और हमारा साथ दें। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ में जाना चाहूँगी उस्मान साहब। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इसको नाम दिया जा रहा है, तो इस काउंसिल के पास ने खुद कहा कि सिफारिशात ये देंगे, तजावीज़ पेश करेंगे, कोई रिजर्वेशंस है तो उसको मंजर आम पे लेके आएंगे, लेकिन इसको क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह रहे हैं तो इसके पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स मौजूद हैं इस काउंसिल के पास? देखिए, मुझे तो इल्म नहीं है कि ये कितनी हाई पावर्ड कमेटी है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये कम से कम इस बात की तरफ ज़रूर इशारा है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, जो उन्होंने वादा किया था साउथ पंजाब के अवाम से, उसको वो आगे लेके चलने के लिए इस कमेटी का काम अमल में आया है। और जैसे ही जैसे आपको पहले कहा है कि ये कमेटी अपनी सिफारिशात या जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग है सामने रखती हैं, और फिर जैसे जैसे एक कानूनी रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत होगी, जैसे पंजाब असम्बली में पहले ही करारदाद आ चुकी है, फिर उसके बाद नेशनल असम्बली में, सेनेट में, और मैं समझ रहा हूँ कि अपोजिशन के लेजिस्लेशन के लिए हमारे पास वैसे ही नंबर गेम पूरी नहीं है, तो ये अपोजिशन को भी हमें ऑन बोर्ड करना होगा और साउथ पंजाब के वसी तर मफाद में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन वाले भी इस लेजिस्लेशन में हुकूमत के साथ खड़े होंगे। उस्मान साहब, एहसास महरूमी तो कहीं पे भी हो उसको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन हमने जिस तरह देखा कि पंजाब में आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इस वक्त पंजाब शदीद फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ जब NWFP का नाम बदल के खैबर पख्तूनख्वा हुआ था तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव एक्टिविटी होता है, क्योंकि जितने गवर्नमेंट पेपर्स हैं, चीज़ें हैं उसमें नाम की तब्दीली, जब आप साउथ पंजाब को एक बाकायदा अलग सूबा बनाएंगे तो क्या आप नहीं समझते कि वसाइल की कमी या इस वक्त का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है पंजाब पे, वो इस राह में शायद कोई रुकावट बन सकता है? देखें, हमारी हुकूमत की तो तरजीहात हैं कि इस सूबे का जो क़याम है वो हंगामी बुनियादों में जल्द से जल्द जहाँ जहाँ लेजिस्लेशन में जितना वक्त दरकार है उसे स्पीडीली उस प्रोसेस को लेके आगे बढ़ा जाए। और हमारे सामने देखिए एक फाटा का मॉडल मौजूद है। जब फाटा को मर्ज किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ आपने देखा कि फाटा के लिए एक खसूसी 100 अरब रुपये का बजट रखा गया था। तो इसी तरह सूबा पंजाब के ये जो साउथ पंजाब
साउथ पंजाब के सूबे की जो बात की जा रही है, इसके लिए भी कोई ना कोई मैं समझता हूँ फाइनेंशियल मॉडल भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी कब्ल वक्त हैं, और जैसे ही ये जो कमेटी बनाई गई है ये तमाम तर चीज़ें सामने रखेगी, उसकी रोशनी में ये जो एक फाइनेंशियल मॉडल की आप बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द तैयार आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद होने का और इस पर रोशनी डालने का। यकीनन कबल इस वक्त हम तनकीद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हमें लगता है कि जो चीज़ें आपके मैनिफेस्टो में भी मौजूद हैं बहैसियत अवाम के और आज के दौर के, यानी 2018 की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस पर ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हुआ होगा, कोई ना कोई आपने रोड मैप पहले से ही तैयार। लेकिन शायद ये हमारी एक तरह से देखें रविश ही है, सियासी रविश है कि तमाम लोग इख्तिदार में आने के बाद कहानी शुरू होती है। दैट इज़ व्हेन द ग्राउंड वर्क एंड ग्राउंड जीरो से काम शुरू होता है। लेकिन बहरहाल एक खुशाइन सफ़र है, जिस तरह के आपने खुद इशारा दिया कि लेजिस्लेटिव काम करने के लिए, प्रोसेस को तकमील करने के लिए आपके पास नंबर गेम पूरा नहीं है, तो यकीनन अपोजिशन का भी एज अ स्टेक होल्डर और इस पूरे अमल में साथ आपके होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने जिस तरह खुद इशारा दिया कि साउथ पंजाब की आवाम की वसीतर मफाद में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कंसेंसस ज़रूर डेवलप होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद आवर सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से। ज़रा फिर बात कर ली जाए कुछ पॉजिटिविटी की और कुछ ऐसे लोगों की जो अपने ख्वाबों को हकीकत बना रहे हैं। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेकिंग न्यूज़ वाला पाकिस्तान टू मिलो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का ये ज़बरदस्त सेगमेंट जिसमें हम हमेशा आपको मिलाते हैं अचीवर्स एंड ड्रीमर्स से। तो हमने सोचा कि आज आपकी मुलाकात कराई जाए एक ऐसे शख्स से हु इज़ ऑफ कोर्स एन एथलीट और पाकिस्तान को कई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इज़ अ टेनिस स्टार, अंडर 13 के नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं, अंडर 14 के नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं और पाकिस्तान को जूनियर डेविस कप में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली नाउ ही इज टर्न्ड इनटू अ कोच। तो जहां हम कहते हैं कि सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लोग लेके और जो लर्निंग्स होती हैं उसके ऊपर खुद ही बैठ जाते हैं सांप बनकर, दैट्स नॉट व्हाट ही इज डूइंग। ही इज इन फैक्ट पासिंग दैट नॉलेज ऑन एंड हिज ट्रू पैशन इज नाउ टू बी अ कोच। मेरे साथ मौजूद है नमीर शम्सी, हु इज अ टेनिस स्टार, अ टेनिस कोच एंड करंटली कोचिंग अबाउट 30 to 40 किड्स इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नमीर। वालेकुम सलाम, कैसे क्या हैं? हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताएं कि मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि एक अच्छा कोच इज अ ब्लेसिंग। सो यू हैव 30-40 किड्स हु आर विद यू, लेकिन सफ़र और बातचीत हम शुरू करते हैं तुम्हारे अपने पैशन फॉर टेनिस के लिए। हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन इट? ओके, ये बहुत फ़नी स्टोरी है। मैं कनाडा गया था अपनी फैमिली के साथ और मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया था। तो मैं जब वापस आया तो मेरे बाबा ने मुझे क्रिकेट और टेनिस में डाला। तो टेनिस गेम बहुत नेचुरली मेरे पास आई थी। मैं सईद मीर के साथ खेलता था बीचू क्लब पे, जहाँ मैं अब अपनी खुद कोचिंग कराता हूँ। वहाँ पे मैंने खेलना शुरू किया और मैं थोड़ा सा ओवरवेट था, तो मेरे बाबा ने उनको बोला हुआ था कि इनको भगाएं, इनको कंपटीशन शुरू से ही स्टार्ट कराएं। और मैंने वो खेलना शुरू किया। जो मैंने अपना पहला कंपटीशन खेला था वो मैं जीता था, इंटर क्लब ही था। तो फिर मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि क्रिकेट बहुत मेन स्ट्रीम स्पोर्ट है और मैंने बोला चलो वाई नॉट टेनिस शुरू करते हैं और थोड़ा सा खेलें। फिर मैंने 1-2 बार खेला, दूसरे कोचेस के पास गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैलेंटेड था तो दिखा और फिर ऑब्वियसली मेहनत की उस लेवल पे पहुंचने के लिए। अक्सर यही होता है कि जब आप किसी स्पोर्ट में एक्सेल करते हैं, यू हैव अ नेचुरल टैलेंट एंड देन सर्कमस्टांसेस कम टुगेदर। मुझे पोलो कोएल्हो की वो सेइंग याद आ रही है कि यूनिवर्स फर्स्ट इंटाइसेस यू विद विक्ट्री, यानी तुमने पहला ही जो मैच खेला उसमें क्योंकि जीते तो फिर वो जीत का एक मजा होता है ना, लेकिन फिर हर्डल्स भी आई होंगी, फिर ट्रेनिंग सख्त हुई। लेकिन बिल्कुल जब पाकिस्तान में खेलते थे तो हमें लगता था हम दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं और फिर जब पहली बार मलेशिया गए फिर हमने देखा कि बाकी दुनिया में भी काफ़ी लोग टेनिस खेलते हैं और उन्होंने ऐसे नहीं शुरू किया था कि वो मोटे थे इसलिए उन्होंने शुरू नहीं किया था, वो उनका पैशन था इसलिए शुरू किया था। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ओके अब इसमें मेहनत बहुत दरकार है। अच्छा, तो तुमने मुझे बताया कि एट द एज ऑफ 17 तुम 1 साल के लिए, जब तुम्हें नेशनल फेडरेशन टेनिस ने भेजा था ट्रेन करने के लिए, तो जो काउंटर पार्ट्स थे वो 10-11 साल की उम्र के एथलीट्स थे। और स्केड्यूल क्या होता था वो ज़रा बताना। तो हमारा स्केड्यूल था कि हम 7 से 10 टेनिस खेलते थे। मैं एवर टेनिस अकेडमी में था फ्लोरिडा में। 7 से 10 हम टेनिस खेलते थे।
10 से 1:30 बजे तक हम पढ़ाई करते थे। एक ऑनलाइन स्कूल होता था उनका, और वो ऑन कैंपस ही था। 1:30 से 3 बजे हमारी लंच ब्रेक होती थी, और फिर 3 से 6 हम वापस टेनिस कोर्ट पे होते थे। तो 6 घंटे हमारी टेनिस होती थी और 3 घंटे हमारी पढ़ाई थी। मैं पता है ये बात सुन के ना कई पेरेंट्स को तो हार्ट अटैक आ जाएगा क्योंकि वो चाहते हैं उनका बच्चा खुश हो ना हो, कोई स्पोर्ट खेले ना खेले, और स्पोर्ट्स को हमेशा वो को करिकुलर का नाम देते हैं कि अच्छा पढ़ाई के अलावा थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो बच्चा हवाखोरी के लिए कुछ खेल ले। लेकिन हमने इतना ज़्यादा काम का और ख़ास तौर पर स्टडीज़ का लोड डाला हुआ है। आई थिंक वी वर हैविंग एन ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इज़ वेल, क्योंकि अब तुम एक कोच हो तो तुम्हारे पास जो बच्चे आते हैं वो कैसे पढ़ाई और स्पोर्ट्स को साथ साथ मैनेज करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में पढ़ाई और स्पोर्ट्स को मैनेज करना एक साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन करिकुलम बहुत डिफरेंट है बाहर से। यहाँ एक बच्चा अगर 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल में होगा और 2:30 बजे घर आएगा, आधे घंटे में भाग दौड़ से लंच करेगा, और 3 से 4 बजे या 5 बजे तक वो ट्यूशन पढ़ने जाएगा, तो अगर वो मेरे पास 5 बजे आएगा भी, वो मेंटली 95% तो ऑलरेडी ड्रेन आउट हो गया। He's exhausted. ये और ख़राब है कि मैं प्रेफर करूँगा मेरे पास बच्चा फिजिकली एग्जॉस्टेड आए रादर देन मेंटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि एज अ कोच अगर मैं अपना मैसेज नहीं कन्वे कर सकता, उसको क्लियर माइंड नहीं है, तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, आगे सीख नहीं पाएगा। तो मेरे एक सेशन में जो मैं उसको बिल्कुल फ्री माइंड में समझा सकता हूँ, वो मुझे 4 सेशन लगेंगे, 5 सेशन लगेंगे। तो टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट देयर, यू नो। तो मुझे ये मेक श्योर मुझे बताओ, आज ही हम ये डिस्कस कर रहे थे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो पुट अ फीडबैक पोर्टल नाउ कि सिटीजंस कैन कम टू हिम एंड से कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास भी एक फीडबैक सिस्टम मौजूद है, 30-40 यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो हमने अभी इशू डिस्कस के पढ़ाई और जिस जनरली लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं, इन बच्चों को देख के तुमने क्या समझा है कि उनका सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज क्या है? देखिए, अभी सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से है टाइम मैनेजमेंट। सही है। मेरे पास एक पेरेंट है, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी आपके पास हफ्ते में 3 बार आएगी 1 घंटे के लिए, और तुम इसे सरीना विलियम्स बना दो। मैंने बोला देखिए, मैं तो नहीं बना सकता, और अगर आपको कोई और दुनिया में कोच भी बना सकेगा ना, तो आप मुझे भी उसका नंबर दे देना, मैं भी अपने नीसेज या नेफ्यूज को वहाँ पे भेज दूंगा। मैं काला जादू नहीं करता। एग्जैक्टली। अगर आपको सरीना विलियम्स बनना है तो आपने दिन के 6-6 घंटे मेहनत करनी है। हाँ। ये लोग सारे टॉप एथलीट्स, यस टैलेंटेड तो हैं 100%, मैं ये नहीं, आई डोंट टेक दैट अवे फ्रॉम देम, लेकिन इन लोगों ने टैलेंट से ज़्यादा बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा किया है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन कोई भी स्पोर्ट आपको प्रोफेशनली परस्यू करना हो, अगर आपको पाकिस्तान में रह के करना है, आपको थोड़ी सी पढ़ाई को थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा। या तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो, कुछ ऐसे स्कूल्स हों जिसमें हम स्पोर्ट्स और एजुकेशन को एक साथ ले सकें। लेकिन मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक यही होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ कि मैं उनका टाइम कैसे मैनेज करूं। 2 हफ्ते उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी ट्रेनिंग की, 1 हफ्ते वो गए टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो एज अ कोच मैंने अपना पूरा काम किया, फिर 2 हफ्ते वो आ ही नहीं रहे, बिकॉज उनका टेस्ट वीक है, उनकी ट्यूशन टाइमिंग्स है। गो मोशन है, ये तुम्हें बहुत तकलीफ देता है। बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि बिकॉज द किड्स हु आर ट्रेनिंग विद यू, दे आर मच यंगर, तो जो उनके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड होता है, जैसे तुमने खुद कहा कि भाई अगर मेंटली एग्जॉस्टेड है या बहुत प्रेशर्ड बच्चा फील कर रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन इशू। लोगों ने कहा कि जी बच्चों पे प्रेशर होता है ग्रेड A लाने का, भारी भरकम किताबें, सो मेनी सब्जेक्ट्स टू लुक एट। इस पे व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि व्हाट कैन बी डन घर के लेवल पे, एट द फील्ड लेवल, कि उनके प्रेशर को थोड़ा कम किया जा सके? देखिए, थोड़ी सी लीनियंसी आई थिंक घर से होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ता भी है और एथलीट भी है तो ही इज़ स्पेशल, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी। क्योंकि या तो मोस्टली बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपका बच्चा पाकिस्तान के लिए भी खेल रहा है या कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो यू हैव टू ट्रीट हिम हाउ यू ट्रीटिंग समवन सेपरेटली, कि वो थोड़ा सा स्पेशल है आपके, कि डिफरेंट है, वो प्लेयर भी है और पढ़ाई भी करता है। तो थोड़ा सा लीनियंसी होनी चाहिए स्कूलों की तरफ से भी। ये स्कूल्स की प्रिंसिपल्स को भी मैं कहूँगा इधर के बच्चे के लिए थोड़ी सी लीनियंसी रखनी चाहिए, अटेंडेंस के तौर पे, एग्जाम्स के तौर पे, मॉक्स के तौर पे। देखें, मैंने जब थोड़ा सा यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, उनके लिए स्पेशल स्केड्यूल्स चाहिए। अच्छा नमीर, आइडियलाइज करते होंगे ये बच्चे तुम्हें, तो व्हाट इज़ द वन थिंग अपार्ट फ्रॉम देयर स्पोर्ट्स कोचिंग जो तुम समझते हो कि एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए यंग एडल्ट, एज देयर बिग ब्रदर और यू नो देयर कोच, देयर मेंटर, तुम चाहोगे कि एक मैसेज पॉजिटिविटी का या उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग का उनको ज़रूर दूँ? देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये होगा कि आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, आप सारे स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि
जितने आप स्पोर्ट्स खेलेंगे उतने आप एथलेटिक होंगे। स्पोर्ट्स आप जानते होंगे इज़ योर बेस्ट थेरेपी इन एनी वे। आप टेनिस खेलो, आप फुटबॉल खेलो, आप क्रिकेट खेलो, आप सारे स्पोर्ट्स खेलो। आप किताबी घर में बैठ के नहीं बैठो, जब आपके पास टाइम है। आपने ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया की एज में हैं, हम निकलें, बाहर जाएं, जितना खेलें। हमारे बच्चे जो हैं अब हमारा लैक करते हैं क्योंकि हम बाहर जाते नहीं हैं, खेलते नहीं हैं। धूप है, गर्मी है, ये है, वो है। जितना खेल सकें उतना खेलें, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं बनेंगे, आप अच्छे इंडिविजुअल बनेंगे बड़े होके। क्या वन लास्ट थिंग, बिकॉज आप तो सिर्फ बच्चों की कोचिंग की बात कर रहे हो, एडल्ट्स भी, यानी अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी खेलते, सो इफ यू आर इन द कॉर्पोरेट लाइफ और आपकी लाइफ में भी इतने स्ट्रेसेस हैं, यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू टेक आउट अ कपल ऑफ आवर्स इन अ वीक एंड प्ले। नमीर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। वक्त हमारे पास कम था, बट आर अ कैप्सूल ऑफ इंस्पिरेशन। वी हैव यंग रोल मॉडल्स लाइक नमीर हु आर इनकरेजिंग यू कि एथलेटिक्स आपके साथ जिंदगी भर रहते हैं। सो एन एथलीट हु इज नाउ बिकम अ कोच एंड ही इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी यंग किड्स। ये था हमारा आज का मिलो पाकिस्तान से, और इसी के साथ आज पाकिस्तान से मुझे यानी सिद्रा को इजाजत दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।